सो अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ही यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग एंड इश्यूज। अगर मैं बुक की बात करूं फ्रेंड्स, तो उसमें हमारा इश्यूज को मेंशन नहीं किया गया, राइट। तो इस वाले टॉपिक के अंदर मैं सारे इश्यूज भी कवर कर दूंगा और हमारे जो स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक दैट इज स्ट्रैटेजीज, डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इश्यूज। देखो, जो स्ट्रैटेजी डिसीजंस हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ ना कि कोई स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे को अपने बिजनेस को कहीं मैं देखना चाहता हूँ, मेरा कुछ विजन है कि मैं अपनी कंपनी को कहीं स्टैंड होता हुआ देखना चाहता हूँ, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता हूँ, तो जो भी मैं उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा ना वो बहुत क्रिटिकल होगी। क्रिटिकल इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उसको बहुत ध्यान से मुझे सोच के बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, अगर वो अच्छी तरह से नहीं मैं फॉर्मुलेट कर पाया आपने, तो प्रॉब्लम क्या होगी, मेरे को ह्यूज लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है, थ्रेट्स को फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है। तो इसलिए द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर वेरी क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि सबसे पहले इट इज कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, मतलब इट इज कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या स्कोप है, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकती है, तो लॉन्ग टर्म उसके बारे में सोचना। दैट इज द फर्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग। स्कोप के बारे में सोच के चलना। अब मैं अगर कोई XYZ की बात कर रहा था, कोई कंपनी अपनी लॉन्च करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करना जिस कंपनी को मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्या उसका कोई आने वाले टाइम के ऊपर स्कोप है, तो उसकी स्कोप को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इट इज कंसर्न विद द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात कर रहे हैं। सेकेंडली, इट इज एम्ड एट अचीविंग एन एज ओवर कॉम्पिटिशन। देखो, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग का ये करेक्टरिस्टिक एक ये भी है कि जो भी कंपटीशन चल रहा है इस टाइम पे, अगर मैं मोबाइल फोन्स की ही बात कर रहा था, आईफोन की बात कर रहा हूँ या किसी भी ब्रांड वाले फोन की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ये रहता है मेरी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने का कि क्या जो आज के टाइम पे कंपटीशन है उसमें मैं सरवाइव कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये एम लेके चलना है कि मुझे कंपटीशन से सबसे ऊपर आना है। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आता है कि इट इंश्योर्स हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज विद द एनवायरनमेंट। देखो, हार्मनी क्या होता है, इंश्योर्स हार्मनी। हार्मनी होता है हमारा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। क्या, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, आपके पीपल जो आप हायर कर रहे हो वो हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह के रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं। क्या वो एनवायरनमेंट के साथ, हमारे एनवायरनमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया था, एनवायरनमेंट क्या है, हमारा जो सराउंडिंग है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्या मेरे रिसोर्सेज, क्या मेरे पास उतना पैसा है जो आज का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके चलना, दैट इज कॉल्ड हार्मनी। ठीक है, सो इंश्योर हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज विद द एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से लेके चलना है। अब लेट्स से मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करते टाइम ये नहीं है कि आते ही मैं इन्वेस्टमेंट सारी करनी शुरू कर दूं। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से लेके चलना है। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया और आते सारी हायरिंग कर लूं, नहीं। आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश की जाती है, तो उस केस में भी जो हम रिसोर्सेज लेके चलते हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्स है, तो उनको भी हम धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू द नीड हम फिट करते जाते हैं, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है। अगर एकदम से हम सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा यूज करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वी विल फेस थ्रेट
टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है मेरा। देन followed unified approach to manage organization। तो it should follow some unified approach। unified approach क्या होती है? इकट्ठे करके चलना, ठीक है। तो सेपरेट को इकट्ठे करके चलना। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा एक मैं कहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबको इकट्ठे लेके चलना, सबको एक दूसरे के साथ जो है यूनिफाइड अप्रोच में, इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करवाना, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड अप्रोच, ठीक है। इट इज ऑफन मेड कौन डिसीजन, स्ट्रेटेजीज डिसीजंस आर ऑफन मेड इन अनसर्टेन सिचुएशन। जब सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, उन सिचुएशंस में जो है हम डिसीजन मेकिंग का यूज करेंगे, प्रॉपर डिसीजंस जो है वो लेके आएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में क्या है कैरेक्टरिस्टिक? यूजुअली रिजल्ट इन रिसोर्स चेंजेस एंड आर कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली है ना, यूजुअली रिजल्ट इन रिसोर्स चेंजेस, रिसोर्सेज को चेंज करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे जैसे हमारी जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कंपनीज के रिसोर्सेज को कम या ज्यादा करते रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आईटी कंपनीज में बूम आता है तो हम लोग मैन पावर बढ़ा देते हैं, तो रिसोर्सेज ज्यादा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे कहीं ना कहीं जो है हमारी इकोनॉमी डाउन जाती है, तो उस केस में हमारी कंपनीज को लॉस भी फेस करना पड़ता है। उस केस में वो कुछ काफी एम्प्लॉयज को जो है निकाल भी देते हैं। तो इस चीज को जो है हम चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। यूजुअली इट रिजल्ट इन रिसोर्स चेंजेस, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ऑब्वियस है ना। तो ये हो गया मेरा स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग का पार्ट, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को देखा कि ये जो है हमारे क्रिटिकल होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको जो है हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट आती है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज में क्या है, हमारे पास 3 लेवल्स हैं गिवन। एक तो कॉर्पोरेट लेवल है, एक बिजनेस लेवल है और एक फंक्शनल लेवल है। तो 3 लेवल्स की स्ट्रेटेजीज हमने डिजाइन की हैं। यू कैन थिंक इट एज एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। चलो, कॉर्पोरेट लेवल मतलब देखो, टाटा कम्युनिकेशन सबने सुना है, टाटा के प्रोडक्ट सबने सुने हैं, है ना। अब टाटा जो है उसका एक यूनिट तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इस टाटा को एक बंदा मैनेज कर रहा है, ठीक है। टाटा को एक ही बंदा मैनेज कर रहा है। अब ये जो बंदा मैनेज कर रहा है इसके अलग अलग यूनिट है। लेट्स से एक कार वाला यूनिट है, ठीक है, एक आपका मोबाइल वाला यूनिट है जहाँ पे मोबाइल टाटा के बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा कुछ लेट्स से सॉल्ट, है ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी टाटा बनाता है। तो बहुत सारे लेवल्स हैं, है ना। अब इसमें जो हमारे इस लेवल पे काम कर रहा है कौन है, जो इसका ऑनर है, टाटा का ऑनर है, ठीक है, रतन टाटा जी जो है। तो वो क्या है, मेरे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट लेवल पे वो काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट यूनिट्स को मैनेज कर रहे हैं, राइट। डिफरेंट यूनिट्स को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल। मतलब जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी हम फॉर्मुलेट करते हैं डिसीजन विद द हेल्प ऑफ, हो सकता है वो अपने कुछ उनके अपने मैनेजर्स हों ऐसे, है ना, जो इन सारे को सम अप करके उनको कुछ बताते हों और अकॉर्डिंगली ये रूल्स को फॉर्मुलेट करते हों। तो जो भी वो रूल्स फॉलो करेंगे दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग, और जितने भी इनके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब बनाएंगे, और नेक्स्ट लेवल मैनेजर्स को देंगे, जो है हमारा बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल मैनेजर्स हमारे होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर यूनिट हो गया, ये पर्टिकुलर यूनिट हो गया, ये पर्टिकुलर यूनिट हो गया। तो इस कार की मैन्युफैक्चरिंग में एक मेन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया होगा जो हमारा मैनेजर होगा। यहाँ पे भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, यहाँ पे भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा बिजनेस लेवल के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बिजनेस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल बिजनेस यूनिट के ऊपर काम हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मार्केट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कार की मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है, ठीक है।
इसके आगे, ये मैनेजर्स के आगे बहुत सारे टेक्निकल मैनेजर्स होंगे जिनको हम फंक्शनल लेवल बोलते हैं। ये काम नहीं करते, ये जो भी इंफॉर्मेशन यहां से आती है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, जो कि फंक्शनल लेवल है, जहां पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होनी है। तो इन्होंने डिसाइड करना है कि डिजाइन क्या रखना है, इसका एक अलग मैनेजर होगा, ठीक है। जो मशीन पार्ट्स है उसको असेंबल करना, उसका एक मैनेजर होगा, एंड सो ऑन। तो वो जो मैनेजर्स होंगे वो फंक्शनल लेवल के ऊपर काम करेंगे। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शनल लेवल के, जैसे फिक्स्ड एनुअल ऑब्जेक्टिव, उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि एक साल में इतनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन, कितना एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाना है, कितने इफेक्टिव प्रोडक्ट होने चाहिए, वो सारे ये फंक्शनल मैनेजर डिसाइड करेंगे। इन्होंने इनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है और इंश्योर करना है कि मेरी पूरी यूनिट जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज। 3 तरह के हमने लेवल्स पढ़े। अब आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इश्यूज। अब ये इश्यूज आपकी बुक में कहीं नहीं है, जो हम लोग एमबीए कर रहे हैं उसकी बुक में नहीं है, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से इश्यूज आते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। तो इश्यू क्या हो गया कि चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका आता है, जैसे मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ कस्टमर शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन फोकस। लाइक मैं बोलता हूं कि एक लेट्स से एक प्रोडक्ट है, हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। लाइक लेट्स से मेरे को मोबाइल फोन्स बनाने हैं, ठीक है। सो मैं मोबाइल फोन की बार बार एग्जांपल ले रहा हूं। तो लेट्स से मुझे एक मोबाइल फोन की XYZ कंपनी का बनाना था। तो मुझे कस्टमर का बिहेवियर नोटिस करना पड़ेगा। कस्टमर जो है उसका हो सकता है चेंजिंग बिहेवियर हो, चेंजिंग एटीट्यूड हो। कभी वो कह रहे हैं कि मुझे चीपर प्रोडक्ट चाहिए, कभी वो कह रहे हैं, मतलब एक टाइम था, आपको याद होगा, जब इनकम सोर्सेज इतने नहीं थे तो चाइना के मोबाइल बहुत चले थे, इन डिमांड थे। लेकिन आज की डेट की अगर बात करो ना, तो लोग सस्ते नहीं क्वालिटी को फोकस करना शुरू हो गए, जिसके कारण आईफोन की डिमांड बढ़ गई है, राइट। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्वालिटी है तो मुझे अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी में जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग, आई नीड टू शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर बिहेवियर, जो कि मेरा क्वालिटी है फोकस, तो उस पर मैं चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइज कस्टमर इन्फ्लुएंस। देखो, ये मैक्सिमाइज कस्टमर इन्फ्लुएंस इशू क्या है कि अब देखो, मुझे अपनी मार्केटिंग अच्छी करनी है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज डिसीजन अच्छे करने हैं, तो मैं कस्टमर को ही फोकस करूंगा। कस्टमर ने लेट से कोई चीज ली मेरी शॉप है खुद की क्लोथिंग की, तो लेट से उसने एक चीज ली मेरे से, है ना। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई तू टी शर्ट डाली है तूने, तो मेरे ब्रांड को प्रमोट कर दे, अपने फेसबुक पे लगा दे, अपने इंस्टाग्राम पे लगा दे। तो मैक्सिमाइज कस्टमर इन्फ्लुएंस, कस्टमर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा ना सोसाइटी पे, तो कस्टमर जो है वो और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इसको देख के, अच्छा भाई उसने ली थी तो मैं भी वहां पे जाके लेता हूँ, ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो उसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इश्यूज जो आते हैं उसको हम कैसे जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस वे से हम जो है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ कस्टमर बिहेवियर हम अपने चीज को चेंज करेंगे। अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कस्टमर का ही यूज करेंगे उसकी सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। देन डिफरेंशिएट द बिजनेस। डिफरेंशिएट द बिजनेस का मतलब होता है यूनिकनेस लेके आनी, प्रोडक्ट कुछ ऐसा लेके आओ जो यूनिक हो, ठीक है। चेंज, अब अगर मैं बात करूं कोई चीज है जो हर कोई सेम डाल रहा है, हर कोई सेम तरह की चीज को यूज कर रहा है, तो वो एक सही नहीं है ना। जैसे मैं बात करता हूँ एंड्रॉइड फोन, फिर से फोन आ गया, तो एंड्रॉइड फोन हर कोई यूज कर रहा है एंड्रॉइड, लेकिन चेंज कौन लेके आया, यूनिकनेस कौन लेके आया, अगेन आईफोन,
ठीक है। तो इसलिए डिफरेंशिएट करना, अपने आप को अलग लेके चलना, वही मार्केट को एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। रिफ्लेक्ट द कंटेक्स्ट। अब रिफ्लेक्ट द कंटेक्स्ट में हमारा क्या एग्जांपल आ सकता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है हमारा कि हमें जो डिलीवर करना है प्रोडक्ट, है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिफ्लेक्ट द कॉन्टेक्स्ट में आएगा हमारा, जैसे मैं कहता हूँ मेरा कोई लेट्स से कोई सलून है, तो सलून में कुछ ऐसी चीजें लगा दूं, कुछ गेमिंग लगा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके बच्चे भी आते हैं साथ में जब वो सैलून में विजिट करते हैं, कुछ लेडीज कुछ है ना जेंट्स, तो वो अपने अगर बच्चे लेके आएंगे तो उनके लिए कुछ गेमिंग के लिए मैं लगा दूं तो कस्टमर खुश हो जाएगा, है ना, उसको अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा बिजी हो गया और वो अपने गेमिंग में लगा। तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करना, कुछ अच्छी चीज पेश करना कस्टमर के साथ। ठीक है। देन आता है द आईटी कॉम्प्लिकेशंस। अब आईटी कॉम्प्लिकेशंस से मेरा क्या मतलब है? अगर तो मुझे मतलब अपने इस कंपटीशन में सरवाइव करना है तो उसके लिए मुझे कुछ डिजिटल, कुछ मोबाइल चैनल्स का यूज करना पड़ेगा। तो मतलब जितनी भी आईटीज की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आजकल, आप देख रहे हो मशीन लर्निंग आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो उनकी हेल्प लेनी, उनकी सपोर्ट लेनी, उन कॉम्प्लिकेशंस को यूज करना। ठीक है। एक्सटेंडेड यूज, ठीक है, करना आईटी रिसोर्सेज का। तो उसी के कारण जो है हम अपने इश्यूज को जो है, जितने भी हमारे स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू आईटी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं भाई बहुत ज्यादा, तो उनके साथ चलना, उनको लेके चलना, अपग्रेड करके चलना अपने आप को, तो दैट इज कॉल्ड द आईटी कॉम्प्लिकेशन। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिसको हमने डिस्कस किया, कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो मतलब ये इश्यूज हैं और इनको कैसे इंप्रूव किया गया, दोनों का एक तरह से एक मिक्सचर है। तो आप डिफरेंशिएट इसमें कर ही सकते हो, तो मैंने इस वजह से लिखा ताकि आपको समझ आ सके। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक अगेन। हम कोशिश करेंगे आजकल में इस पूरे यूनिट को जो है हम फिनिश कर सकें। थैंक यू।